Dear student, welcome to all. Today we are discuss to class 10 chapter number first life process. टॉपिक नेम है आपका डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन से पहले हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में या और ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने हार्ट की स्थिति को देख लिया है। उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया वहाँ पे, तो आपको याद होगा हमने ब्लड पढ़ लिया है, ब्लड का कंपोजिशन पढ़ लिया है, हार्ट पढ़ लिया है, हार्ट के बाद आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी के बारे में डिस्कस कर लिया है। और मुझे ये उम्मीद भी है कि आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आ गई होंगी। अब एक प्रॉब्लम एक खड़ी हुई है कि सबसे बड़े क्वेश्चन हमसे जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एग्जाम में भी यही पूछा जाता है कि ब्लड एक्सचेंज कैसे होता है, कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर देता है, ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ी सी आपको परिश्रम करनी पड़ेगी। आप इजीली चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ। आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़े ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर होता है और जो आर्टरीज होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, यानी फ्लो करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो वेन्स होती है उसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। और अगर हम लोग बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी की, तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, जबकि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, चूँकि अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो सिर्फ नोट्स लिखने से या नोट्स के बारे में अध्ययन करने से आप उन चीज़ों को मिस कर देंगे। आप बातों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको मैंने एक बार 9th में शायद आपने पढ़ा होगा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और इनके बारे में, या ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा होगा। चलिए उन सब की चीज़ों को छोड़ दीजिए, आप अपने दिमाग से सोचिए कि मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक, 2 चीज़ें हैं। इसको हम मान लेते हैं सपोज डैट कि 1 मिनट के लिए इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। क्लियर? अब हमारे पास है, मान लीजिए कि इसके पास जो है ये 2 चीज़ें हैं और इसके जो पावर है वो पावर 100% है और इसकी जो पावर है वो 50% है। अब हम आपसे कहते हैं कि योरेज पावर बताइए, तो आप कहेंगे कि योरेज पावर हो जाएगी इन दोनों का ऐड, आप कहेंगे सर इन दोनों का ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, योरेज पावर निकल जाएगी। योरेज पावर कितनी आ जाएगी? 75। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इतना तो मैथ, बेसिक मैथ है, आप जानते हैं कि अगर मैं कह दूं कि ये फर्स्ट पर्सन है, ए के पास 100 रुपीज़ है और ए बी है, बी के पास 50 रुपीज़ है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2 पर्सन के पास योरेज मनी कितनी है। तो आप कहेंगे कि सर एक काम करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमको योरेज मनी मिल जाएगी। योरेज मनी कितनी हो गई? 75 रुपीज़। इन 75 रुपीज़ में हमको क्या करना है कि अब इसमें हम देख रहे हैं तो इसका 50 क्या हुआ है, 25 रुपीज़ माइनस हुई है और इसमें 25 क्या हुआ है, प्लस हुआ है। ये बात आप इजीली समझ गए, इसमें तो कोई लॉजिकल नहीं है, ये बहुत आसानी से क्लास 6-7 की मैथ है, आप समझ गए कि मैं कह रहा हूँ कि ये इसके पास 100 रुपये है, इसके पास 50 रुपया है, हमको चाहिए कि टोटल दोनों के पास टोटल पैसा कितना है। तो आप कहेंगे कि एक के पास 75 रुपये हैं। इस प्रकार दोनों के पास 150 रुपये। चूँकि हमको ये नहीं पता है, हमको ये पता है कि 150 रुपये है, यानी 150 रुपये हैं, और उसे मैं 2 पर्सन में बांटता था जो कि 75 है। अब क्या हुआ कि इसके पास 100 रुपये थी, झगड़ा हुआ था तो दोनों मिल गए थे, तो इसका तो 25 रुपये का नुकसान हो गया, इसको क्या होगा, 25 रुपये का फ़ायदा। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है, जो हायर लेवल होता है, जो ज़्यादा होता है वह नुकसान करता है और जो कम होता है उसको प्राप्त होता है। जिसका कम होता है उसको मिलता है और जिसका ज़्यादा होता है उसका नुकसान होता है। क्लियर? ये चीज़ें क्लियर हो गई ना? आप चीज़ों को समझिए। देखिए, ये है हमारी बॉडी, ये बॉडी का इंटरनल पार्ट है। ठीक, मान लीजिए इंटरनल पार्ट है और ये है एक्सटर्नल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट मतलब इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल पार्ट मतलब इन्वायरमेंट, और ये इंटरनल पार्ट जिसका मतलब है हमारे बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जो हमको 2 चीज़ें समझनी है, कार्बन डाइऑक्साइड समझना, ऑक्सीजन समझना, बाकी हमको किसी को नहीं देखना है। तो हमको बस पहली चीज़ को समझना है कि आउटर इन्वायरमेंट में, यानी बाहर के सराउंडिंग एरिया में, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो कितना है, 21% है। कितना है? 21% है। लेकिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कितना है,
तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितना है, 16% है, 16%। आउटर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटर्नल मीडियम में यानी सराउंडिंग एरिया में, आउटर इन्वायरमेंट में 0.03% है, ठीक। जबकि हमारे बॉडी में ये है 4%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 4% है। टोटल ऑक्सीजन के जो हमारे बॉडी में टोटल गैस सर्कुलेट हो रही है उसकी हम एवरेज निकाल रहे हैं, क्लियर। अब आप बताइए कि हायर किधर है, हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का अगर हम आपसे पूछें हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आप कहेंगे सर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज द हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का हायर कंसंट्रेशन है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ जाएगा, इंटरनल की तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, रुपए याद करिए। इसका नुकसान होगा कि नहीं होगा, बस इतना बताइए, नुकसान होगा ना। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन इंटरनल इन्वायरमेंट की तरफ जा रहा है, यानी बाहर की जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। कहाँ पे प्रवेश कर रही है, लंग्स में प्रवेश कर रही है। हम लोग लंग्स के बारे में पूरा रिस्पायरेशन में पढ़ चुके हैं। तो कहाँ प्रवेश हुई, लंग्स में। लंग्स में गई तो लंग्स में एक सहक पाई जाती है जिससे क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। देखिए कंसंट्रेट होकर के पढ़िए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप कंसंट्रेट रहेंगे समझ में आएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाग गए हैं, तो आप एक सेकंड देख करके भाग जाएंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, मैं कुछ कहूँगा नहीं आपको, आपकी अपनी मर्जी। तो यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में गैस का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल 21% है, इंटरनल इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल 16% है। सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन मूव कर रही है किधर, इंटरनल इन्वायरमेंट की तरफ, यानी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन प्रवेश कर रहा है। और हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी, 4% है, जबकि 4% एक्सेस है, ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट 0.03% की। आपको याद होगा जब आप रिस्पायरेशन पढ़ रहे थे तो कह रहे थे ग्लूकोज टूटता है, और ग्लूकोज टूटता है किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो आप ग्लूकोज खाए हैं, ग्लूकोज टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी जाएगी कहाँ, ब्लड में ही तो सर्कुलेट हो रही है। तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज कर गया है, तो क्या होगा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। लोअर कंसंट्रेशन किधर है, आउटर साइड में, आउटर साइड यानी लंग्स से बाहर की तरफ निकाल दिया जाएगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। ये लॉजिक हम लोग कहाँ पढ़े थे, लंग्स में पढ़े थे जब हम लोग रिस्पायरेशन पढ़ रहे थे। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझना है कि आखिरकार ब्लड इसको कैसे लेता है। थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये देखिए हमारा हार्ट रहा, ये रहा हमारा कौन सा, हार्ट। हार्ट से ब्लड निकल रहा है, इसका कलर एक मिनट चेंज करें थोड़ा सा, हाँ एक कलर चल जाएगा, चलिए। यहाँ पे देखिए दो पार्ट में दिखाए गए, हाफ ही सॉरी एक मिनट, हाँ ये देखिए आपको हाफ पार्ट दिखाए गए हैं। तो हाफ पार्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लड जो है वो दूसरा है, यहाँ पे ब्लड दूसरा, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये रहा आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। अब होता क्या है, बॉडी के पार्ट से वेन द्वारा, देखिए यहाँ पे वेन है, वेन ब्लड को लेके आई, कहाँ लेके आई, लंग्स में। लंग्स में सॉरी, वेन ब्लड को लेके आई कहाँ पे, हार्ट में। एक सेकेंड सॉरी, फिर से देखिएगा, वेन ब्लड को लेके आई कहाँ पे लेके आई, हार्ट में। हार्ट में लेके आई तो किधर लेके आई, पहले ऊपर के दो चैम्बर हैं, ये चैम्बर है आपके, ऊपर के दोनों चैम्बर को क्या कहते हैं, याद होगा आपको, एट्रियम कहते हैं, और नीचे के दोनों चैम्बर को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। तो ब्लड आ करके यहाँ से ब्लड, ये बॉडी का पार्ट है, कैपिलरी सभी जुड़ी हुई बॉडी से, ये बॉडी का पार्ट है, और ये ब्लड यहाँ से मूव होते हुए आ रहा है, आ करके कहाँ गिर रहा है, तो आप देख रहे हैं ऊपर राइट एट्रियम में। कहाँ गिर रहा है, राइट एट्रियम में, आपको दिख रहा है ना ब्लड कहाँ गिरा, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में ब्लड कौन सा है, राइट एट्रियम में ब्लड आपका कैसा, इम्प्योर ब्लड है, यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक्सेस है, बहुत ज़्यादा है। जब इसमें एक ब्लड गिरा तो एक पंप यहाँ पर लगा होता है, वो पंप इस ब्लड को नीचे भेज देता है, ठीक। जब यहाँ पे लोड बढ़ता है तो पंप क्या काम करता है, ब्लड को नीचे भेज देता है, और यहीं से एक पाइप लगी होती है जो बाहर की तरफ जाती है, ठीक, जिसे पल्मोनरी वेन कहते हैं।
सॉरी, क्या कहते हैं इसे, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ये जो बाहर तरफ जा रही है, ये जो जा रही है ना, इसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। अब बात को समझिए, देखिए यहाँ से ब्लड को लेके कौन आई, वेन लेके आई। कौन वेन लेके जा रही है ब्लड को, वेन लेके जा रही। क्लियर होकर के समझ लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ से ब्लड को कौन ले जा रही, वेन। वेन ले जा करके किसको दी, राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम ने ब्लड किसको दिया, राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किधर निकला, पल्मोनरी आर्टरी से निकला। पल्मोनरी आर्टरी में अब कौन सा ब्लड हो गया, पल्मोनरी आर्टरी में, जल्दी बताइए, पल्मोनरी आर्टरी में डी ऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हो गया पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी आती कहाँ पे, लंग्स के पास। यहाँ पे लंग्स है, लंग्स के पास आ गई, और लंग्स में गैसों का क्या हो गया, यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान हो गया। कैपिलरी से डिफ्यूजन के माध्यम से ब्लड ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे गैस, यहाँ पे इसको क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो सभी बाहर चली गई। कहाँ पे, लंग्स में, लंग्स में आ गई। और जो ऑक्सीजन था वो कहाँ आ गया, ब्लड में। कैसे आया, मैंने अभी पहले डिस्कस किया है। जिसको दिक्कत होगी वो बाद में फिर से पूछेगा, अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये मैटर बहुत संगीन है, इसे आपको बहुत इजीली समझना पड़ेगा। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे ब्लड को ले लिया तो ब्लड आ गया किसमें, पल्मोनरी के बाद ये पल्मोनरी वेन हो गई। कौन सी हो गई, पल्मोनरी वेन। इस नली का नाम क्या है, इस डक्ट का, जो डक्ट यहाँ पे गुजर रही है ये वाली, इस डक्ट का नाम क्या हो गया, पल्मोनरी वेन। अब आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, चूँकि पल्मोनरी वेन लंग्स से आते हुए किसको लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गिरा, आकर के लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ गिरता है ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड गिरा, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड निकला किससे, किससे निकला, सुपर आर्टरी से, और फिर बॉडी के हर पार्ट में मूव करते हुए फिर लौट करके आ गया। इस प्रकार से ब्लड एक बार लंग्स में मूव करता है, एक मूवमेंट इधर होती है और एक मूवमेंट इधर होती है। चूँकि दो बार मूवमेंट होती है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। फर्स्ट सर्कुलेशन इनटू द बॉडी पार्ट एंड सेकंड सर्कुलेशन टू द लंग्स पार्ट, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे सारे मैटर्स लिखे गए हैं, हम इनको एक एक करके समझते हैं, समझ लेते हैं। नोट्स आप लिख चुके हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो इसे आप लिख लेंगे, आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको इसका PDF सेंड कर दें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप मेरे नंबर पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, ये है नंबर 8004109989 पे आप SMS कर देंगे तो आपको सारे PDF सेंड कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से अपना नोट्स बना सकते हैं। कह रहा है व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल द 4 चैम्बर, कह रहा है चारों चैम्बर के, जो 4 चैम्बर किसके, हार्ट के, 4 चैम्बर जो हैं ऑफ द हार्ट इज रिलैक्स, जब आराम कर रहा होता है, द पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। पल्मोनरी वेन ले जाती, ब्रिंग्स मतलब लेना, किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के निकल ली लंग्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम टू द हार्ट। क्लियर, व्हेन द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, इससे क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम सिकुड़ गया। जब उसमें से ब्लड निकाल लेंगे, आपके पास कोई पाउच है, उस पाउच में दूध भरा हुआ है, आप उसमें से दूध निकाल लीजिए तो क्या होगा, और रिलैक्स सिकुड़ जाएगा कि नहीं सिकुड़ेगा। तो कह रहा है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है लेफ्ट एट्रियम, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द वाल्व्स, वाल्व्स द्वारा तब दूसरे वेंट्रिकल में रक्त चला जाता है। When the left ventricle contract, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती, सिकुड़ती है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द मेन आर्टरी कॉल्ड एरोटा। दिस मेन आर्टरी गो टू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स एक्सेप्ट लंग्स। एक सेकेंड रुकिए। When the muscles of 4 चैम्बर इज द हार्ट इज रिलैक्स, जब चारों चैम्बर आराम कर रहे हैं, एक फर्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। कह रहा है जब चारों चैम्बर क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे होते हैं, द पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स, पल्मोनरी वेन्स ले जाती है द ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द लंग्स में इनटू द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट के।
तो लेटेस्ट स्टार्ट फिर से एक बार चेक करते हैं, इसको फिर से देखते हैं। देखिए ये सब कुछ लिखा गया है, लेकिन हम आपको दूसरे पैटर्न से बताएं, यहाँ पे दूसरे पैटर्न से आपका आंसर लिखवाया गया है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको देखना है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर से देखिए, व्हेन द मसल्स ऑफ द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट इज रिलैक्स, कह रहा है चारों चैम्बर के मसल्स क्या कर रही हैं, आराम कर रही हैं। द पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, पल्मोनरी वेन उसी समय जब चारों आराम कर रहे हैं, ये चारों हैं और ये चारों क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, उसी समय ये पल्मोनरी वेन है आपकी। पल्मोनरी वेन क्या काम करती है, ब्लड को लेके आ जाती है। कहाँ से लेके आती है, लंग्स से ब्लड को लेके आती है। किसको दे देती है, लेफ्ट एट्रियम को दे देती है। देखिए वही लिखा गया, पल्मोनरी वेन ब्लड को लेके आती है, किसको देती है, लेफ्ट एट्रियम को दे देती है। और पल्मोनरी वेन कौन से ब्लड को लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ब्रिंग्स फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से लाती है इनटू द लेफ्ट एट्रियम, और देती किसको, लेफ्ट एट्रियम को। किसके, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम को दे दी। यहाँ तक ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुई, परेशान मत होइए, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ से आपको बताना शुरू किया था, यहाँ से, और इसमें जो नोट्स लिखवाया गया हमने क्लियर नहीं किया, तो नोट्स में आपको यहाँ से लिखा है, बस इतना सा अंतर है, आप समझ जाएंगे। अभी ए वाली पॉइंट आपकी 4th या 5th पॉइंट पे आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि जब लंग्स आराम कर रहा होता है, हार्ट आराम कर रहा होता है, उसी समय पल्मोनरी वेन, ये है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन ब्लड को लेके आती है और किसको दे देती है, लेफ्ट एट्रियम को दे देती है, जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम क्या होता है, तो वो थोड़ा सा उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो सिकुड़ जाता है। अब क्या हुआ कि आपके पास एक पाउच है, मान लीजिए ये पाउच है, और इस पाउच में ऐसे पाउच है, और यहाँ पे एक ट्यूब लगा है, फिर यहाँ पे एक पाउच है। अब क्या हुआ कि पाउच जब पूरा भर गया तो पाउच क्या काम करेगा, अपने आप को दबाएगा तो मुंह खुल जाएगा। जब मुंह खुलेगा तो पानी इसमें से कहाँ चला जाएगा, इसमें। आप समझ पा रहे हैं इस बात को, चूँकि ऊपर इसका कैप बंद है, ऊपर से चीज़ें इसमें ठूसी जा रही थी। क्या काम करेगा, जब सिकुड़ेगा थोड़ा सा तो इसमें चीज़ें चली जाएंगी नीचे, जो पदार्थ होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे पदार्थ कहाँ चला जा रहा है, नीचे। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, कह रहा है व्हेन द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जब लेफ्ट एट्रियम भर गया तो अपने आप को सिकोड़ता है। जब सिकोड़ता है द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश कर जाता है। कहाँ पुश करके जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, थ्रू द वाल्व्स, वाल्व्स के माध्यम से कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये देखिए हमारे 4 चैम्बर हम यहीं बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बना लेंगे तो आसानी होगी समझने में। अब क्या हुआ कि ऊपर से आ रही है ये थी, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, और ये गई थी यहाँ से, क्लियर। और इसमें जो आ रहा था यहाँ से, अभी इसका डायग्राम नहीं, ऊपर वाले को समझ लेते हैं। चलिए अब यहाँ आप देखिए, अब हम चीज़ों को थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। अब देखिए, कह रहा है पहले पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड को, पल्मोनरी वेन ने ब्लड को पहुँचाया लेफ्ट, ये कौन है, राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम क्या हुआ, जब इसमें दबाव बढ़ा तो सेकंड पॉइंट में लिखा गया है कि इसने अपने ब्लड को कहाँ भेज दिया, राइट वेंट्रिकल में। राइट, हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्लियर। किसमें, अरे भाई इसको क्या हुआ, इसको लेफ्ट एट्रियम में, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पे ब्लड आया और यहाँ पे किसको भेज दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या काम किया, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ती है तो ये अपने ब्लड को कहाँ भेज देती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द फोर्स इनटू द मेन आर्टरी कॉल्ड एरोटा। तब ये मोटी सी नली में निकल जाती है, जिसे अरोटा कहते हैं, ठीक। मेन नली है, मेन नली में निकल गई। द मेन आर्टरी गोज इनटू द डिफरेंट बॉडी आर्गन्स, ये कहाँ चली जाते हैं, विभिन्न बॉडी आर्गन में चली जाती हैं, सिवाय लंग्स के। लेकिन ये लंग्स में नहीं जाती हैं। कहाँ नहीं जाती, तो आपसे पूछा जाएगा करोटा इज गो टू द ऑल बॉडी पार्ट एक्सेप्ट, तो आप एक्सेप्ट की जगह पे किसको भरेंगे, लंग्स को। क्लियर हो गया। अब देखिए एक का काम लगभग खत्म होने वाला है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा पार्ट और है मेन अरोटा का। द मेन आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम द ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक हेड, चेस्ट, आर्म, स्टमक एक्सेट्रा। व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेशर थ्रू द कैपिलरी एंड द ब्लड ऑर्गन्स दे गिव ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल। कह रहा है अब ये ऑक्सीजन लेकर के बॉडी के समस्त भागों में चली गई और जा करके उनको ऑक्सीजन दे देती है। अब बात आती है जहाँ से हमने क्लास शुरू किया था, जहाँ से आपको समझाना शुरू किया था, बस यही उल्टा हो गया था। व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जब राइट एट्रियम सिकुड़ता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश कर जाता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू द वाल्व्स के द्वारा। एंड व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम टू द लंग्स, और किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में चला जाता है, ठीक। क्लियर। ए सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ब्लड
ट्रेवल्स ट्वाइस, 2 बार घूमता है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मैमल्स, डबल सर्कुलेशन किस में इम्पॉर्टेंट है, मैमल्स में इम्पॉर्टेंट है, एंड बर्ड्स और पक्षी में पाया जाता है, बिकॉज दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल, क्योंकि ये वार्म ब्लडेड एनिमल है। और मुझे उम्मीद है कि आप वार्म ब्लडेड एनिमल को बेहतरीन से जानते हैं, चूँकि 9th में आपको अच्छी तरह से जो आपके सब्जेक्ट टीचर रहे होंगे आपको बहुत अच्छी तरह से बताए होंगे। बात करते हैं हार्ट बीट किसे कहते हैं, तो 1 कंप्लीट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एक बार धड़कना और एक बार आराम करने की जो गति होती है हार्ट की, उसी को क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। द हार्ट बीट यूजुअली 70 to 72 टाइम इन ए मिनट, कह रहा है कि 1 मिनट में 70 से 72 बार होता है रेस्टिंग कंडीशन, जब हम आराम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो यह इंक्रीज करके आगे बढ़ जाता है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब आप थक जाते हैं तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो इसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। पल्स रेट किसे कहते हैं, आप जाते हैं पीसीओ पे, पहले लोग बात करने जाते थे तो वहाँ पे पल्स रेट उठती थी, यानी पल्स रेट कहीं ना कहीं 1 मिनट में ज़्यादा होती है। तो द एक्सपेंशन ऑफ द एन आर्टरी ईच टाइम्स इज ब्लड इज द फोर्स इनटू द इज कॉल्ड पल्स, कह रहा है कि जो एक्सपेंशन होता है ब्लड का आर्टरी में फैलाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। पल्स रेट इन रेस्टिंग कंडीशन में कितना होता है, 70 to 72 टाइम ये भी होता है। आगे आपको क्या पढ़ना है, ब्लड प्रेशर पढ़ना है, ठीक है। तो ये ब्लड प्रेशर की एक टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेते हैं इसमें। ब्लड प्रेशर आप देखे होंगे आपके घरों में किसी का क्या होता है, बढ़ा ही रहता है। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी, कह रहा है अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, कह रहा है ब्लड जो बॉडी में राउंड ले रहा है, घूम रहा है चारों तरफ, वो एक प्रेशर से मूव करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 वाल्व्स कॉल्ड, कह रहा है 2 वाल्व्स के माध्यम से इसे एक्सप्रेस किया जाता है। एक को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरे को क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर की बात करते हैं, द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी ड्यूरिंग कंट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। द मैक्सिमम प्रेशर कह रहा वह अधिकतम दबाव, मैक्सिमम प्रेशर याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 नंबर पूछा जरूर जाएगा एग्जाम में। तो द मैक्सिमम प्रेशर वह ज़्यादा से ज़्यादा दबाव एट विच द ब्लड लीव्स इन द हार्ट, जब रक्त हृदय से निकलता है उस समय का जो वो सबसे ज़्यादा दबाव थ्रू द मेन आर्टरी, जो कि मेन आर्टरी में पड़ता है ड्यूरिंग कंट्रैक्शन फेज, सिकुड़ने की अवस्था में ऑफ द सिस्टोलिक प्रेशर इज नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mm Hg। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, द मिनिमम प्रेशर, जो मिनिमम प्रेशर होता है जब आर्टरी ले जा करके ब्लड को हार्ट में पहुंचाती है, तो उस समय का जो मिनिमम प्रेशर होता है उसे क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। कितना होता है, 80 mm Hg होता है। और फिर क्या होता है, ब्लड प्रेशर एट द मेजर्ड इन द यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, कह रहा ब्लड प्रेशर जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसे स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। तो इस प्रकार से आज की ये टॉपिक आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है। मैं आपको एक बार इसको फिर से रिवीजन करा दूं, क्योंकि लिखा कुछ और गया था, हमने आपको समझाना कहीं और शुरू किया था। अब इधर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि सबसे पहले जब यहाँ पे हम समझेंगे कि एक बार क्या होता है कि ये हमारा लंग्स का हिस्सा है और ये हमारे बॉडी का पार्ट का हिस्सा। लंग्स में क्या होता है कि जब लंग्स में रक्त की मात्रा बढ़ती है तो लंग्स से रक्त जाता है सबसे पहले किस में, आ करके गिर जाता है। और किस पे गिरता है, आपके लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड इंक्रीज करता है तो किस में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। आपको याद रखना, देखिए अब हम जो बोल रहे हैं ये ऐसे रट लीजिए, आपके नोट्स में ऐसे लिखा गया है। सबसे पहले ब्लड जो होता है वो क्या काम करता है, आपके यहाँ से क्रॉस करता है, क्रॉस करके कहाँ पहुँचता है, इस आर्टरी के, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन के माध्यम से ब्लड पहुँच जाता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पहुँचता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। हमारे साथ बोलिए, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पहुँचता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन अरोटा लगी होती है, कौन लगा होता है, मेन अरोटा लगा होता है। अरोटा ले जाकर के ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में मूव कराता है, लेकिन ये लंग्स में नहीं जाता है, बॉडी पार्ट के सभी पार्ट में मूव कराता है, जिससे लंग्स के अलावा सभी जगह पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर जाता है। लेकिन ये ऑक्सीजन को देता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से लेके आता है। और होता क्या है कि धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज कर जाती है और फिर यहाँ पे कैपिलरी जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को किस में दे देती हैं,
मेन वेन में दे देती है। 5वीं पॉइंट आपकी आ गई। मेन वेन ब्लड को ले जाती है, कहाँ गिराती है? राइट एट्रियम में गिराती है। राइट एट्रियम ब्लड को कहाँ भेज देता है? राइट वेंट्रिकल में भेज देता है। 6 पॉइंट आ गई। और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता है? पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ब्लड कहाँ चला जाता है? लंग्स में चला जाता है। और फिर यहाँ से ब्लड फिर वैसे घूम के यहाँ आएगा। इस प्रकार से 2 बार मूव करता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखें तो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आपकी क्लास रोज़ ऐसे चलेगी, मिनिमम 20 मिनट की आपकी क्लास होगी। कल हम लोग एक बार फिर से इसको रिवीजन करेंगे, और आपके सभी क्लास जब कंप्लीट हो जाएगी तो फर्स्ट चैप्टर का आपको एक मास्टर वीडियो मिलेगा, जिसे आपको लाइव दिया जाएगा और आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।